Bismillahirrahmanirrahim. This is CSC 101 Introduction to ICT and my name is मोहम्मद शर्जील. हम लेक्चर 10 के पार्ट ए में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे. ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन को समझा था, उसके फंक्शंस देखे थे, जो डिफरेंट फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, उसकी टाइप्स और कैटेगरीज देखी थी. फिर हमने उसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल को स्टडी किया था, प्रोसेस मैनेजमेंट. आज के लेक्चर में हम एक और मॉड्यूल है, फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी मैनेजमेंट, उसको स्टडी करते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है जिसके ज़रिए मेमोरी को मैनेज किया जाता है, बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. मेमोरी कंप्यूटर के अंदर दो किस्म की होती है, ये आप जानते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है और ये एक सस्ती मेमोरी है, चीप मेमोरी है, जगह ज़्यादा है और प्राइस भी कम है. उसके बरक्स रैम जो है वो एक्सपेंसिव है, उसके अलावा स्पेस भी कम है. रैम एक एक्सपेंसिव मेमोरी है और इसके अंदर स्पेस भी कम. तो ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा बेहतर तरीके से रैम को मैनेज करना पड़ेगा. दो के ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क को या सेकेंडरी मेमोरी को भी मैनेज करता है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैम को मैनेज करना, क्योंकि हम नई रैम नहीं लगा सकते टू इंक्रीज़ द स्पेस, बिकॉज उसकी कॉस्ट ज़्यादा है. कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से लिमिटेड स्पेस को, कम स्पेस को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा. सेकेंडली, रैम जो है वो रनिंग प्रोग्राम लोड करती है जो करंटली आप यूज़ कर रहे होते हैं. अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम यूज़ करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन स्पेस लिमिटेड है. तो क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कम स्पेस में लोड कर सकें. इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट का एक तरीका है, वन ऑफ द वे टू एफिशिएंटली यूज़ रैम इज़ वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो रैम के साथ काम करती है या रैम की तरह काम करती है. रैम नहीं होती, रैम की तरह काम करती है. वर्चुअल मेमोरी, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है, सेकेंडरी मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व करके बनाई जाती है. हार्ड डिस्क ड्राइव या सेकेंडरी मेमोरी जो भी होगी, उसमें से एक पोर्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. ये जो पोर्शन है ये रैम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए होता है. तो सबसे पहले एक और डायग्राम के ज़रिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे. आपके पास एक रैम है जिसका साइज़ है 10 MB. ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास 4 प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट साइज़ के हैं. P1 1 MB का है, P2 7 MB का है, P3 2 MB का है, P4 5 MB का है. ये कोई भी प्रोग्राम हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोई वेब ब्राउज़र या कोई मीडिया प्लेयर या कोई और प्रोग्राम. ये उनके डिफरेंट साइजेस हैं. अब आपने सबसे पहले P1 को लोड किया रैम पे, तो उसने स्पेस ले ली 1 MB. फिर आपने P2 को लोड, उसने स्पेस ली 7, तो टोटल हो गई 8. फिर आपने P3 को लोड किया, अब टोटल हो गई 10 MB. 3 प्रोग्राम लोड हो गए, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आप चौथा प्रोग्राम लोड करना चाहते हैं, लेकिन रैम में जगह ही नहीं है, तो वो चौथा प्रोग्राम P4 लोड नहीं हो सकेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको कहेगा कि रैम इज़ फिल, अब इसमें और प्रोग्राम लोड नहीं हो सकते, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया. यहाँ पे अब ये प्रोग्राम के ज़रिए रैम फिल हो गई है,
ये वाला प्रोग्राम अब लोड नहीं हो सकता। इस केस में अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करता है। अब वो करता क्या है, एक वर्चुअल मेमोरी पहले से उसके पास मौजूद होती है जो कि उसने हार्ड डिस्क ड्राइव में से कुछ हिस्से से बनाई होती है। ये नॉर्मली हार्ड डिस्क ड्राइव का 2% होता है। जितनी भी हार्ड डिस्क ड्राइव में स्पेस होगी, 100 GB हो, 200 GB हो, 500 GB हो, उसका 2%। ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम 2% ही यूज़ करते हैं। अब वो करेगा क्या, वो यहाँ से कोई ऐसा प्रोग्राम अनलोड करके वर्चुअल मेमोरी पे लोड कर देगा ताकि जगह बन सके। ठीक है, ये ऐसा प्रोग्राम होगा जो कुछ अर्से पहले तक आपने कम यूज़ किया होगा। ठीक है, जिसको आपने लेस प्रायोरिटी दी होगी। आप 2-3 प्रोग्राम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक प्रोग्राम हो सकता है आप कम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही जगह बन जाएगी वो नया प्रोग्राम यहाँ पे लोड कर देगा आपको। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, जब आपको दोबारा वो वाला प्रोग्राम चाहिए वो वापस आ जाएगा और यहाँ से प्रोग्राम वर्चुअल मेमोरी पे चला जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग फ्रॉम रैम टू द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी पे जो प्रोग्राम होता है वो रनिंग कंडीशन में नहीं होता, वो सिर्फ अनलोड किया जाता है ऑटोमेटिकली ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसको दोबारा लोड किया जा सके। तो जब भी रिक्वायर्ड होगा आपका लेस यूज प्रोग्राम वर्चुअल मेमोरी पे चले जाएगा, फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम रैम पे आ जाएगा। और ये स्वैपिंग चलती रहेगी जब तक आप प्रोग्राम को क्विट नहीं कर देते, बंद नहीं कर देते। इस तरह से कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये नहीं कहेगा कि रैम फिल हो गई है और मेरे पास जगह नहीं है, बिकॉज वो हमेशा जगह क्रिएट कर लेगा वर्चुअल मेमोरी को यूटिलाइज करते हुए। आई होप ये क्लियर हो गया। अब वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेजेस क्या हैं? वर्चुअल मेमोरी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपको कम रैम में भी ज़्यादा प्रोग्राम लोड करने की सहूलत दी गई है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी रैम का साइज़ कम है, बल्कि वो एक्सपेंड हो जाता है किस्म। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये बार बार स्वैपिंग होती है तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो जल्दी ख़राब होने का ख़दशा होता है। जितना वर्चुअल मेमोरी का साइज़ आप ज़्यादा रखेंगे, जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा 2% ऑफ हार्ड डिस्क का वर्चुअल मेमोरी को एलोकेट करता है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा रखेंगे तो फिर हार्ड डिस्क ड्राइव जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। एक और मेमोरी मैनेजमेंट का तरीका है जिसको कहते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। कैशे मेमोरी में के ज़रिए आपके जो कंप्यूटर होता है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। अब वो कैसे होती है? जो कैशे मेमोरी है ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रिजल्ट्स सेव किए जाते हैं टेम्पररी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें 4 नंबर की एवरेज मालूम करनी थी। उस प्रोग्राम ने वो एवरेज मालूम की, आपको डिस्प्ले करवा दी। जैसे ही आपने डिस्प्ले करने के बाद प्रोग्राम ख़त्म किया, वो ख़त्म हो गया। जो आंसर आया था एवरेज वो डिस्कार्ड कर दिया गया। ऐसे ही होता है। लेकिन अगर कैशे मेमोरी हो तो ये प्रोग्राम जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा उसको कैशे मेमोरी में स्टोर कर लिया जाएगा कुछ देर के लिए। हो सकता है थोड़ी देर बाद आप फिर यही काम करना चाहें। आपने 1 घंटे के बाद दोबारा प्रोग्राम चलाया और आपने फिर से एवरेज मालूम की। हो सकता है आप सेम नंबर की एवरेज ही मालूम कर रहे हो। इस बार कैलकुलेशन नहीं होगी, बल्कि जो कैशे मेमोरी में रिज़ल्ट पड़ा होगा वो फ़ौरन से आपको दिखा दिया जाएगा। तो सीपीयू पे कोई डाटा लोड नहीं होगा, कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी, डायरेक्ट रिज़ल्ट दिखा दिया जाएगा।
ये रिज़ल्ट कैशे मेमोरी में स्टोर हुआ होगा, वहाँ से आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट लगाया, ऑन किया, और आपने जीमेल ओपन किया, अपनी ईमेल देखी और फिर उसको बंद कर दिया। अब आपने कंप्यूटर बंद कर दिया। घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप दोबारा आते हैं, दोबारा से जीमेल ओपन करते हैं। अब आपको जीमेल जो है वो जीमेल के कंप्यूटर से नहीं लोड होगा, बल्कि आपके कंप्यूटर में पड़े हुए कैशे मेमोरी से लोड होगा। इसका मतलब है कि जितना टाइम जीमेल के कंप्यूटर से वो वेब पेज आपके कंप्यूटर पे आने में लगना था, अब वो कम हो गया। तो विद इन सेकेंड्स आपको अपने ही कंप्यूटर पे पड़ा हुआ वो वेब पेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जो कैशे मेमोरी होती है, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रिजल्ट्स सेव किए जाते हैं जो कि प्रोसेस हुए होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेसिंग के लिए कोई डाटा आता है, अगर वो सेम ही प्रॉब्लम हो या सेम ही काम करना हो, तो वो प्रोसेस नहीं किया जाता, कैशे से ही उसका आंसर दिखा दिया जाता है। अब जो कैशे मेमोरी होती है, ये सेपरेट हार्डवेयर के तौर पे भी लगाई जा सकती है, या फिर आप इसको रैम के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरीके से इसको सपोर्ट करता है। वो इसको एक नया हार्डवेयर कंपोनेंट लगा के भी यूज़ कर सकता है। उस केस में इसको कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या SRAM, ठीक है। या फिर इसको रेगुलर जो रैम होती है उसमें भी क्रिएट किया जा सकता है। तो एक नया कंपोनेंट लगा के भी, या फिर जो रैम है पहले से लगा कंपोनेंट उसके अंदर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंपोनेंट है जिसके ज़रिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका यूज़र इंटरफेस के ज़रिए होता है। सो यूज़र इंटरफेस इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, या बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर। सो जो यूज़र इंटरफेस है वो 2 किस्म का आता है। एक को कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस या CLI, एक को कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI। CLI या GUI। कमांड लाइन इंटरफेस में आप टाइप करके कमांड देते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, टाइप करके, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट में आप देते हैं, कोई भी कमांड टाइप करनी हो टाइप करके देते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में वही काम आप ग्राफिक्स के ज़रिए करते हैं, आइकन के ज़रिए करते हैं, डिफरेंट इमेजेस के ज़रिए करते हैं। इन दोनों में बस यही फ़र्क है। इसके बाद वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज़ सर्वे ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, यहाँ पे उनका एक सर्वे बताया गया। ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके नाम लिखे गए हैं। यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, iOS और एंड्रॉयड। इनसे तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, ये मोबाइल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बाकी जो हैं ये सारे डेस्कटॉप बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इनको जस्ट एक क्विक लुक देते हैं। अगेन चूँकि ये सर्वे है तो इट्स मोस्ट ऑफ इट इज़ सेल्फ रीडिंग, बट आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दैम। सो यूनिक्स जो है ये एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इट्स अ मल्टी यूज़र, ठीक है, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये C लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसमें डेवलप किया गया था, और ये बहुत बेसिक लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन इसकी बेस पे बहुत सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं। फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डॉस है जो कि 1980s में बहुत पॉपुलर था। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है और ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने GUI बेस्ड या GUI बेस्ड विंडोज़ इंट्रोड्यूस किया था 1983 में। ये भी 1990s के एंड तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और ज़्यादातर लोगों ने इसको एडॉप्ट किया। ये एक सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग OS है और इसका लेटेस्ट वर्जन 10 अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एक और फ्लेवर है जिसको कहते हैं विंडोज़ का सर्वर फ्लेवर। जो सर्वर फ्लेवर है ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है।
Again, it's a multi-user, time-sharing, multitasking operating system. It also support multi-processing. So it is again a GUI-based interface and ज़्यादातर ये नेटवर्क इन्वायरमेंट्स में इस्तेमाल होता है जहाँ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स मिल के काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास लिनक्स है। लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट की। ये ओपन सोर्स है, दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और इसके बहुत सारे आपको जो है वो फ्लेवर मार्केट में मिलेंगे। मैक ओएस इसका एप्पल वालों का प्रोप्राइटरी है, ये सिर्फ एप्पल के हार्डवेयर पे चलता है और यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है। यूनिक्स को एडॉप्ट करके ये बनाया गया है। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 10.4 या मोहावे 10.14 या मोहावे। इसके अलावा दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है iOS और एक एंड्रॉयड। ये दोनों मोबाइल्स पे चलते हैं, एक एप्पल के सिर्फ हार्डवेयर पे चलता है और जो एंड्रॉयड है वो बहुत सारे जो दूसरे आपके पास कंपनीज़ हैं जो मोबाइल बनाती हैं उन पे भी चलता है। एंड्रॉयड का शेयर ऑब्वियसली चूँकि ज़्यादा डिवाइसेस पे चलता है तो ज़्यादा है। जो मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनमें आप टच स्क्रीन की सपोर्ट होती है, आप सेलुलर कॉल भी प्लेस कर सकते हो। सो विद दिस वी एंड द चैप्टर। आज के पार्ट बी में हमने मेमोरी मैनेजमेंट से स्टार्ट किया, वर्चुअल मेमोरी को देखा, फिर हमने कैशे मेमोरी को देखा। वर्चुअल मेमोरी जो है ये हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम रैम को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में एक पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल करके। कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट सेव होते हैं और ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है। ये हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है, इसको SRAM कहते हैं, और ये रेगुलर लैम्प जो आपकी रैम होती है उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर बेस्ड बनाई जा सकती है। फिर हमने यूज़र इंटरफेस को देखा और उसकी दो टाइप्स देखी, CLI और GUI। और आखिर में हमने जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मार्केट में अवेलेबल उनका एक सर्वे देखा। इसके साथ यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।